हरिहर काका के आगे की कहानी देखते हैं। महंत ने ठाकुर बाड़ी में ही उनके रहने तथा खाने पीने की उचित व्यवस्था करवा दी। जैसे ही इस घटना की सूचना उनके भाइयों को लगी, वैसे ही वे उन्हें मनाने के लिए ठाकुर बाड़ी पहुँचे, पर वे उन्हें घर वापस लाने में सफल न हो सके। पर अगले ही दिन वे ठाकुर बाड़ी पहुँचे और काका के पांव पकड़कर रोने लगे। उनसे अपने दुर्व्यवहार के लिए माफ़ी मांगने लगे। हरिहर काका का दिल पसीज गया। वे घर वापस आ गए। अब काका की बहुत सेवा होने लगी। उन्हें जिस किसी वस्तु की इच्छा होती तो आवाज़ लगा देते और वस्तु उन्हें तुरंत मिल जाती। गांव में काका की चर्चा होने लगी। घर के सदस्य जमीन अपने नाम लिखवाने का प्रयत्न करने लगे, परंतु हरिहर काका के समक्ष अनेक ऐसे उदाहरण थे जिन्होंने जीते जी अपनी जमीन अपने रिश्तेदारों के नाम लिख दी थी और बाद में पछताते रहे। महंत भी मौका देखते ही उनके पास आ जाते और उन्हें समझाते रहते, पर काका के कान पर जूं न रेंगती। कुछ समय बाद महंत जी की चिंताएं बढ़ने लगी। वे इस कार्य का उपाय सोचने लगे। एक दिन योजना बनाकर महंत ने अपने आदमियों को भाला, गंडासा और बंदूक से लैस करके काका का अपहरण करवा दिया। हरिहर काका के भाइयों एवं गांव के लोगों को जब खबर मिली, तब वे ठाकुर बाड़ी जा पहुँचे। उन्होंने मंदिर का दरवाज़ा खुलवाने का प्रयत्न किया, पर वे असफल रहे। तब उन्होंने पुलिस को बुला लिया। मंदिर के अंदर महंत एवं उनके आदमियों ने काका से जबरदस्ती कुछ सादे कागजों पर अंगूठे के निशान ले लिए। काका महंत के इस रूप को देखकर हैरान हो गए। पुलिस ने बहुत मुश्किल से मंदिर का दरवाज़ा खुलवाया, परंतु उन्हें अंदर कोई हलचल दिखाई नहीं दी। तभी एक कमरे से धक्का मारने की आवाज़ आई। पुलिस ने ताला तोड़कर देखा तो काका रस्सियों से बंधे थे। उनके मुंह में कपड़ा ठुसा हुआ था। उन्हें बंधन से मुक्त करवाकर उनके भाई उन्हें घर ले गए। अब उनका बहुत ध्यान रखा जाने लगा। 2-3 लोग रात में उन्हें घेर कर सोते थे। जब वे गांव में जाते तब भी हथियारों से लैस 2-3 व्यक्ति उनके साथ जाते थे। उन पर फिर से दबाव डाला जाने लगा कि वे अपनी ज़मीन भाइयों के नाम कर दें। जब एक दिन उनकी सहन शक्ति ने जवाब दे दिया, तब उन्होंने भी भयानक रूप धारण कर लिया। उन्होंने काका को धमकाते हुए कहा कि सीधे तरीके से तुम हमारे नाम जमीन कर दो, नहीं तो मार कर यहीं घर में ही गाड़ देंगे और गांव वालों को पता भी नहीं चलेगा। हरिहर काका ने जब साफ इनकार कर दिया तो उनके भाइयों ने उन्हें मारना शुरू कर दिया। हरिहर काका अपनी रक्षा के लिए चिल्लाने लगे। भाइयों ने उनके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। उनके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर गांव वाले इकट्ठे होने लगे। महंत तक भी खबर पहुंच गई। वह पुलिस लेकर वहां आ पहुंचा। पुलिस ने काका को बंधन मुक्त करवाकर उनका बयान लिया। काका ने बताया कि मेरे भाइयों ने ज़बरदस्ती इन कागज़ों पर मेरे अंगूठे के निशान लिए हैं। अब हरिहर काका ने पुलिस से सुरक्षा की मांग की। उन्होंने अपनी सेवा के लिए एक नौकर रख लिया। 2-4 पुलिसकर्मी उन्हें सुरक्षा दे रहे हैं और उनके पैसे पर मौज कर रहे हैं। एक नेताजी ने उनके समक्ष प्रस्ताव रखा कि वे ज़मीन पर उच्च विद्यालय खोल दें, पर काका ने इनकार कर दिया। गांव में अफवाहों का बाज़ार गर्म हो गया। लोग सोचते हैं कि काका की मृत्यु के बाद महंत साधुओं एवं संतों को बुलाकर जमीन पर कब्जा कर लेगा। अब काका गूंगेपन का शिकार हो गए हैं। वे रिक्त आँखों से आकाश की ओर
ताकते रहते हैं। ये हमने पढ़ी है हरिहर काका कहानी मिथिलेश्वर द्वारा लिखी गई। कथाकार मिथिलेश्वर ने हरिहर काका कहानी के बहाने ग्रामीण पारिवारिक जीवन में ही नहीं, हमारी आस्था के प्रतीक धर्म स्थानों और धर्म ध्वजा धारकों में भी जो स्वार्थ लोलुपता घर करती जा रही है उसे उजागर किया है। हरिहर काका एक वृद्ध और निसंतान व्यक्ति हैं। वैसे उनका भरा पूरा परिवार है। गांव के लोग कुमार्ग पर ना चलें, यह सीख देने के लिए एक ठाकुर बारी भी है। लेकिन हरिहर काका की विडंबना देखिए कि वे दोनों उनके लिए काल और विकराल बन जाते हैं। न तो परिवार को हरिहर काका की फिक्र है, न मठाधीश को। दोनों उन्हें सुख नहीं, दुख देने में उनका हित नहीं, अहित करने में ही मग्न रहते हैं। दोनों का लक्ष्य एक ही है, हरिहर काका की जमीन हथियाना। इसके लिए उन्हें चाहे हरिहर काका के साथ छल बल कल का प्रयोग ही क्यों ना करना पड़े। पारिवारिक संबंधों में भ्रातृभाव को बेदखल कर पांव पसारती स्वार्थ लिप्सा और धर्म की आड़ में फलने फूलने का अवसर पा रही हिंसावृत्ति को बेनकाब करती यह कहानी आज के ग्रामीण ही नहीं, शहरी जीवन के यथार्थ चित्र को भी उजागर करती है।